नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, एमपीपीएससी का मेंस का पेपर 2। ठीक है, और पेपर 2 के अंतर्गत हमारा चल रहा है पार्ट ए के अंतर्गत हमारी जो है 5 यूनिट चल रही है। 5 यूनिट में हमारा एक जो है, पीछे हमने लोक प्रशासन के बारे में जाना था, बेसिक चीज़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, हम प्रशासन और लोक प्रशासन में यहाँ पे अंतर देखेंगे। इसके बाद बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर की। तो देखिए, जो प्रशासन है, जैसे कि मैंने बताया था, उसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, यानी कि ब्रॉड कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं, और यहाँ पे ये संकुचित होता है। ठीक है, तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर देखना है। तो देखिए, इसका जो प्रशासन का जो एक प्रकार से देखें तो सामान्य शब्दावली इसको बोला जाता है, और ये एक प्रकार से व्यापक परिप्रेक्ष्य, यानी कि उसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। और ये लोक प्रशासन जो है जनता से संबंधित होता है, लोगों से संबंधित होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इसका क्षेत्र जो होता है संकुचित हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार से सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। दूसरा जो अंतर है हमको देखने को मिलेगा, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिसमें अगर देखें तो जिससे निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। इसके अलावा जब लोक प्रशासन की बात करें तो दोहरे स्वरूप वाला होता है। कैसे? एक तो अध्ययन करता है, दूसरा अध्यापन करता है, तीसरा अनुसंधान और शैक्षणिक विषयों के साथ साथ होने वाली जो क्रिया है उसका भी एक विज्ञान इसको माना जाता है। प्रशासन में हम देख सकते हैं आमतौर पर जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो क्रिया होती है और प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेसेस होती है, ये सारी चीज़ इसमें सम्मिलित होती है। परंतु लोक प्रशासन में हम देखें, लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण से होता है, उनके क्रियान्वयन से होता है। यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया होती है, जिसे समस्त प्रकार के समूह जो प्रयत्न है उससे देखा जा सकता है, चाहे वह समूह परिवार हो या राज्य हो या अन्य सामाजिक संघ हो। इसके अलावा लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से संबंधित होता है, यानी कि सरकारी जो भी प्रोसेस होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उससे संबंधित होता है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। साथ में हम देखें, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है जो कि सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा लोक प्रशासन जो है सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। साथ में नेक्स्ट जो अंतर हमको देखने को मिलेगा, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य होता है। और यहाँ पे देखिए, उद्देश्यों का जो क्रियान्वयन होता है, जिन्हें मतलब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं द्वारा सहयोगी ढंग से की जाती है। लास्ट हम देख सकते हैं, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट किए जाते हैं, दोनों इसमें शामिल किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर सिर्फ सार्वजनिक यानी सरकार से संबंधित क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस यहाँ देखने को मिला। अब हमें बात करना है, मतलब लोक प्रशासन एक प्रकार से एक नीति विज्ञान के रूप में कैसे जाना जाता है। तो लोक प्रशासन जो है एक नीति विज्ञान के रूप में कैसे जाना जाता है, तो हमको यहाँ देखने को मिलेगा, जो लोक प्रशासन है उसके अंतर्गत अगर देखें तो कोई नीति का निर्माण किया जाता है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी नीति का निर्माण करना, किसके लिए? जनता के लिए, यानी पब्लिक के लिए, और उनका क्रियान्वयन करना, इन दोनों चीज़ों पर बल दिया जाता है। और विभिन्न विद्वानों के द्वारा इनका समर्थन भी किया है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको 4 या 5 चीज़ें हमको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से मशीनरी मतलब जैसे प्रशासन का जो तंत्र होता है, यंत्र होता है, ठीक है, मशीन होता है, जिसे लोक प्रशासन के एक प्रकार से जो संगठन है उस सिद्धांतों का नाम दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी में कार्मिक, यानी जो कर्मचारी होते हैं जिनकी समस्या है, लोक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन, जो पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। तीसरा बात करें फाइनेंस यानी वित्त की बात करें तो जिसकी व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन जो होता है वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है। फिर चौथा जो होता है सामग्री व्यवस्था, यानी कि एक प्रकार से देखें तो ऐसी सामग्री जो कुछ साधन होते हैं, सामग्री होती है जिसे मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, तो ये चीज़ इसमें शामिल की जाती है। एक और चीज़ इसमें शामिल होती है नीति निर्माण और क्रियान्वयन के अंतर्गत, एक नीति विज्ञान के अंतर्गत। तो पांचवी चीज़ जो अंत में है, प्रशासन में कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ और पद्धति होती है जिन्हें प्रबंधात्मक तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोक प्रशासन को हम एक प्रकार से नीति विज्ञान की संज्ञा यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रशासन और जो प्रबंध है, प्रशासन एवं प्रबंध यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सामान्य रूप से हम देख सकते हैं प्रशासन और जो प्रबंध है वो एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि अगर बात करें तो दोनों पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पर्यायवाची लगते जरूर है, प्रयोग भी किए जाते हैं, परंतु है नहीं पर्यायवाची। प्रशासन जो है एक प्रकार से प्रबंध की अपेक्षा काफ़ी व्यापक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रबंध जो है प्रशासन का ही एक अंग माना जाता है। क्योंकि प्रशासन में क्या होता है, सारी चीज़ें नीति निर्माण दुनियादारी जो भी हम सारी चीज़ें देखने को मिलती है, पूरी जो व्यवस्था है
परंतु प्रबंध के अंतर्गत नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिलता है। तो प्रबंध हम देख सकते हैं प्रशासन का ही एक भाग माना जाता है। प्रशासन काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी यानी कि काफ़ी बड़े स्तर पर या व्यापक शब्द उसको हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत नीतियों एवं जो है उनके उद्देश्यों की व्याख्या, किसी निश्चित कार्य के संचालन एवं पूर्ति के लिए जो आवश्यक संगठनात्मक ढांचे है उसका निर्माण करना, उनके उद्देश्यों की आवश्यकता के लिए एक प्रकार से जो धन की व्यवस्था है वो करना, ये सारी चीज़ शामिल है प्रशासन के अंतर्गत। इसके विपरीत हम बात करें प्रबंध जो है, प्रबंध के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रबंध में हमको नीतियों के क्रियान्वयन, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं समग्र रूप से संगठनात्मक जो कुशलता है उसको एक प्रकार से सुनिश्चित करने से संबंधित होता है। और प्रबंध जो है प्रशासन का ही एक अंग माना जाता है। प्रबंध प्रशासन की एक प्रकार से परिधि के अंदर होता है, यानी कि जैसे अगर बात करिए प्रशासन है तो इसके अंदर हमको प्रबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यापक ढांचे के अंतर्गत संगठनों की सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए जो एक प्रकार से जो संपादित की गई जो क्रिया है उससे संबंधित प्रबंध का जो है एक प्रकार से भाग होता है। प्रबंध इससे संबंधित होता है, क्रियान्वयन से संबंधित। सरकारी जो क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नौकरशाही की जो एक प्रकार से झलक आती है उसमें प्रबंध शब्द का प्रयोग निजी क्षेत्र के लिए किया जाता है, और जिसमें नौकरशाही शैली का आमतौर पर अभाव रहता है। तो हम सिंपल रूप में क्या बोल सकते हैं, प्रशासन हम बोल सकते हैं नीतियों का निर्धारण करना और उन नीतियों का क्रियान्वयन करना प्रबंध का काम होता है। तो ये दो चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। अब बात करें हम लोक प्रशासन के कुछ क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत तो 4 कैटेगरी में हमको देखने को मिलेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं जो लोक प्रशासन है उसका एक क्षेत्र तथा पहचान, एक शैक्षिक जो पहचान है एक शैक्षिक अध्ययन शास्त्र एवं क्रियाशील सरकार दोनों के रूप में किया जाता है। और हमेशा की अगर बात करें तो सतत संवाद एवं विवाद के विषय ये बने रहे हैं। तो विद्वानों के द्वारा भी इसके संबंध में कुछ बातें कही गई है, काफ़ी विचारकों के मध्य तो इसको लेकर काफ़ी मतभेद भी है। पर फिर भी अगर बात करें तो हमको 4 कैटेगरी यहाँ देखने को मिलती है क्षेत्र के अंतर्गत। व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा देखने को मिलेगा संकुचित, यानी कि एक प्रकार से जो छोटा क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र यानी संकुचित दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। एक सिद्धांत है जिसे पोस्ट कॉप बोला जाता है। ठीक है, गुलिक और जो लूथर मतलब जो लूथर जो गुलिक विद्वान है उनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। हालांकि उसके पहले भी कुछ विद्वानों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर सही रूप में अगर बात करें तो जो लूथर गुलिक है उनके द्वारा इसको प्रयोग किया गया। फिर लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है। तो 4 यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, चारों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमको देखने को मिलती है व्यापक दृष्टिकोण। तो व्यापक दृष्टिकोण से मतलब आपको अर्थ समझ में आ रहा है। सरकार के 3 अंग होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो विधायिका होती है जो कि लॉ और जो रूल्स है वो बनाने का काम करती है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है कार्यपालिका, पर बीच में चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है न्यायपालिका। तो जो तीनों अंग होती है, तीनों अंग सरकार के जो तीनों अंग है किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत। और ऐसा कहना है किसका, ये एल.डी. वाइट विद्वान है, मार्क्स है, बिलोवी है, निग्रो है, साइमन, इन सभी विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन एक प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। व्यापक दृष्टिकोण से मतलब सरकार के तीनों अंग जिसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रकार से वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमको जो है एक विद्वान है जिनका नाम है निग्रो, इन्होंने एक व्याख्या की है। ठीक है, मतलब लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में इन्होंने एक व्याख्या की है और जो कि काफ़ी व्यापक है, क्योंकि इसमें जो है अन्य सभी पक्षों के अलावा लोक प्रशासन तथा जो राजनीतिक व सामाजिक प्रणाली है उसके आपसी संबंध को सम्मिलित किया है। इन्होंने एक प्रकार से 4 प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर वर्णन किया है। तो पहली हम बात करें तो जो लोक प्रशासन है, लोक समाज में सहयोगी और सामूहिक प्रयास यहाँ देखने को मिलता है। मतलब लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन लोक समाज में सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास है। दूसरा इनके द्वारा बोला गया है लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंग शामिल है, जैसे कि बात करें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग यहाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित यहाँ शामिल है। तीसरी बात कही गई है इनके द्वारा कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका निभाता है और इस प्रकार वो एक प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है लोक प्रशासन। चौथी बात कही गई है कि लोक प्रशासन समाज की सेवा करने के क्रम में निजी समूह और जो व्यक्ति है उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें किसके द्वारा कहा गई है, ये विद्वान है निग्रो, इनके द्वारा ये व्याख्या की गई है। व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। सिंपल सी बात है, अगर व्यापक रूप से व्याख्या की गई है तो यह व्यापक दृष्टिकोण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करें नीति निर्धारण, एक बात करें वर्तमान के जो लोक प्रशासन उसका एक प्रकार से अभिन्न अंग माना जाता है और जो प्रशासकों का दायित्व होता है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं पहला दायित्व। तो पहला दायित्व क्या होता है, इनका उत्तरदायित्व होता है या इनकी जिम्मेदारी होती है प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी।
वे जो होते हैं नीति संबंधी मामलों में मंत्रियों को सलाह देते हैं और जो वे अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं, अतः उनकी सलाह आमतौर पर मान ली जाती है। तो पहला ये दायित्व होते हैं सलाह देना। दूसरा जो दायित्व होता है, दूसरी जिम्मेदारी होती है नीति से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको क्रियान्वित करने में जो लगे होने के बावजूद प्रशासकों को अनिवार्य रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण विषय और जो लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं, उस पर सहायक नीतियों का निर्धारण भी करना। मतलब एक प्रकार से पहली तो सलाह देना होता है। अब काम करते मतलब यहाँ पे जो है कंटिन्यू अपने जो है जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी उनको जो है दूसरा दायित्व क्या होता है कि उनको एक प्रकार से सहायक नीतियों का निर्धारण भी करना होता है। तीसरा दायित्व क्या होता है कि सभी प्रकार की जो राजनीतिक प्रणालियां है उसमें जो वर्तमान में अधीनस्थ, मतलब एक प्रकार से सभी प्रकार की जो प्रणालियां राजनीतिक प्रणालियां उसमें वर्तमान में जो भी अधीनस्थ विधायन जो भी प्रशासक है उसकी महत्वपूर्ण गतिविधि को एक प्रकार से देखना, यहाँ पे मॉनिटरिंग करना। और जो आज के युग में नीति और प्रशासन अलग अलग नहीं माना जाता है, अर्थात अगर बात करें लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उच्च लोक सेवा जो अधिकारी होते हैं नीति निर्माण में भी लगे रहते हैं। परंतु अगर बात करें तो अनेक विद्वान के अनुसार व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अध्ययन अव्यवहारिक माना गया है। ठीक है, मतलब सैद्धांतिक रूप से उन्होंने माना है, व्यवहारिक रूप से नहीं माना है, क्योंकि ऐसा करने के लिए लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो क्या है अस्पष्ट यहाँ पे माना जाता है। तो देखिए व्यापक दृष्टिकोण हमने देखे, हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थ देखना, हालांकि पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव कम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट देख सकते हैं, देखिए संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित किया जाता है और नैरो व्यू इसको बोला जाता है, और जो व्यापक दृष्टिकोण उसको ब्रॉडर व्यू बोला जाता है। तो यहाँ संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से विद्वानों ने इसको अपनाया है। साइमन है, लूथर, गुलिक, उसके अलावा जो है इन्होंने एक प्रकार से संकुचित दृष्टिकोण यानी कि केवल कार्यपालिका को इसमें शामिल किया है। और साइमन के द्वारा यहाँ पे बोला भी गया है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका की जो शाखा है उसके द्वारा संपादित की जाती है, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन देखे थे। लूथर, गुलिक के द्वारा भी कुछ बोला गया है, तो हम इस प्रकार से डेफिनेशन में जाकर देखें तो इनके बारे में हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस दृष्टि से अगर बात करें हम, तो जो प्रशासन है उसके अंतर्गत हमको विभिन्न बातें यहाँ सामने देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन हमको देखने को मिलता है। तो लोक प्रशासन की एक प्रकार से लोक प्रशासन की वह शाखा जो कि एक प्रकार से कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन करती है, मतलब वर्तमान में जो भी एग्जीक्यूटिव है उसका अध्ययन करती है। कार्यपालिका से अगर बात करें तो एक प्रकार से असैनिक कार्यपालिका होती है, सैनिक वाली कार्यपालिका नहीं। और लोक प्रशासन जो है कार्यपालिका की उन समस्त जो क्रिया है उनसे संबंधित रहता है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अर्थात हम बोलें तो जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय जो है प्रत्येक प्रकार के जो प्रशासन है उसके लिए कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है तीनों स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। दूसरा हमको देखने को मिलता है सामान्य प्रशासन का अध्ययन। तो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित होता है, सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित होता है। और उसके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियाँ, जैसे लक्ष्य नीतियाँ जो होती है, लक्ष्य निर्धारण होते हैं, प्रशासन के ऊपर निर्देशन, निरीक्षण तथा उनका नियंत्रण, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है सामान्य प्रशासन के अंतर्गत। यानी कि नीतियाँ बनाना, लक्ष्य को निर्धारित करना, प्रशासन के ऊपर निर्देशन करना, निरीक्षण करना और नियंत्रण करना किसके अंतर्गत शामिल होती है, सामान्य प्रशासन के अंतर्गत। तीसरा जो होता है इसके अंतर्गत संगठन संबंधी जो समस्या है उसका अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी स्टडी करना। लोक प्रशासन एक प्रकार से इसका अध्ययन करता है जो समस्या होती है संगठन से रिलेटेड, विभिन्न प्रशासकीय जो क्रिया है वो एक प्रकार से सही ढंग से सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो सेवाएं किस प्रकार संगठित की जाए, ये सारी चीज़ यहाँ ध्यान रखी जाती है। नेक्स्ट जो होता है सेबी वर्ग की जो समस्याएं है उनका अध्ययन करना है, यानी कि जो प्रॉब्लम पर्सनल्स है, सेबी वर्ग मतलब जो कर्मचारी होती है उनकी समस्याओं को यहाँ पर देखना। तो देखिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारी जो होते हैं, उच्च अधिकारी, उनकी भर्ती, ठीक है, प्रशिक्षण, सेवाओं की दशा, अनुशासन, कर्मचारी संघ और जो अन्य सभी समस्याएं यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। फिर देखें तो सामग्री जो प्रदाय संबंधी समस्या है उसका अध्ययन भी यहाँ किया जाता है, यानी कि जो मटेरियल है, मटेरियल की सप्लाई की जाती है उससे संबंधित यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो लोक प्रशासन की जो परिधि है, यानी कि उसका जो क्षेत्र होता है उसमें विविध प्रकार की सामग्री की खरीदारी, उसको स्टोर करना, मतलब उनको एक प्रकार से भविष्य के लिए स्टोर करना, कार्य करने के लिए जो यंत्र होते हैं, साज सज्जा सजावट के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित समस्याओं को यहाँ पर समाधान करना या उनसे संबंधित अध्ययन करना यहाँ शामिल होता है। अब रही बात वित्त की, वित्त यानी फाइनेंस की,
तो फाइनेंस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनका अध्ययन करना है। लोक प्रशासन के अंतर्गत हम देखें तो बजट की बात करें, कर को आरोपित करने की बात करें और वित्त से संबंधित अन्य जो भी समस्या होती है उनका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। फिर बात करें किसकी, प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। तो प्रशासकीय उत्तरदायित्व मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है उनका एक प्रकार से यहाँ पे स्टडी करना। तो इसके अंतर्गत हमको जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर देखें तो प्रशासकों के जो विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदायित्व होते हैं उसका पर्याप्त अध्ययन किया जाता है। वे जनता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं, इसका अध्ययन भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने ये सारे जो पक्ष है वो देखे यहाँ पे, और ये सारे विद्वानों के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अब तीसरा जो है कहलाता है पोस्ट कॉप दृष्टिकोण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इस प्रकार से आप पोस्ट कॉप आप देख सकते हैं। और पोस्ट कॉप जो है एक प्रकार से अगर देखें तो 7 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहली चीज़ अगर बात करें तो यहाँ प्लानिंग देखने को मिलेगा, यानी कि योजना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था, उसका डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट, और बजटिंग यानी कि बजट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। यानी पोस्ट कॉप जो है, पोस्ट कॉप व्यू, क्या लोक प्रशासन का संबंध मात्र सरकार की कैसे से ही है, ऐसा प्रश्न उठता है तो अब तब ये निकल कर आता है। यानी कैसे का अर्थ क्या है? प्रक्रिया, और जो प्रक्रियाएं होती है उनसे संबंधित, यानी लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। जो लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। हालांकि इसके पहले भी कुछ विद्वानों ने इसको अपनाया गया था, तो हमको वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, परंतु उचित रूप से यानी कि सही रूप से जो है विधिवत रूप से जो सिद्धांत है उसका एक प्रकार से प्रतिपादन किसने किया है? लूथर गुलिक ने। देखिए एक प्रकार के विद्वान है प्रशासन से संबंधित। तो ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको 7 जो शब्द दिख रहे हैं। एक तो प्लानिंग है यानी कि योजना बनाना। तो योजना बनाना का मतलब क्या है? योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना एक प्रकार से। ठीक है, कार्य की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो नीतियाँ है उसका निर्धारण करना किसके अंतर्गत आता है? योजना के अंतर्गत। दूसरा संगठन बनाना। तो संगठन बनाना मतलब इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना ताकि जो प्रशासकीय कार्य है उसका विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में एक प्रकार से समन्वय किया जा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमको संगठन में देखने को मिलती है। फिर एस मतलब स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब कर्मचारी व्यवस्था। तो कर्मचारी की व्यवस्था करना यानी कि स्टाफ जो भी हमारा कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित हम देख सकते हैं कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना, उनका प्रशिक्षण करना, उनके लिए कार्य करने के लिए अनुकूल जो दशा है उनका निर्माण करना, ये सभी आता है स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था के अंतर्गत। डायरेक्टिंग यानी कि एक प्रकार से निर्देशन की बात करें तो इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य जो आदेश है उनके रूप में एक प्रकार से निहित होते हैं, निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये आते हैं निर्देशन के अंतर्गत यानी कि डायरेक्शन देना। फिर आता है कोऑर्डिनेशन यानी कि CO की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम समन्वय आता है इसके अंतर्गत। तो कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें जो है समन्वय स्थापित करना, ये सारी चीज़ आती है। फिर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में इसका उद्देश्य क्या होता है? वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना और इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बजट, रही बात लास्ट में बजट की, तो इसके अंतर्गत हम जो है वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, यानी कि शॉर्ट में एक प्रकार से अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से अगर बात करें तो इसका अध्ययन जो है बजट तैयार करने से होता है। ठीक है, तो हमने जो पोस्ट कॉप सिद्धांत है वो देखे हैं जिसका प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया, और इनमें जो पोस्ट कॉप क्रिया है सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, ये जो है एक प्रकार से प्रबंध संबंधित सामान्य समस्या है, सब में एक जैसी और अनिवार्य रूप से ये प्रयोग होती है। परंतु मैंने जैसे बताया था किसी भी चीज़ की अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होगा, यानी कि पोस्ट कॉप जो सिद्धांत है उसकी आलोचना भी यहाँ पे की गई है, इस विचार की आलोचना की गई है। तो एक प्रकार से बहुत सारे विद्वान हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये एक प्रकार से अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक रूप से हम इसको देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रशासन के वास्तविक तत्व को छोड़ दिया गया है। और पोस्ट कॉप शब्द में नीति निर्माण, मूल्यांकन और लोक संपर्क जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो एक प्रकार से शामिल नहीं किए गए। इस हिसाब से इसकी आलोचना की गई है। और आलोचना के आधार पर अगर देखें तो इस आधार पर भी की जाती है कि इसमें लोक प्रशासन से संबद्ध एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण तत्व की अपेक्षा की गई है। वह तत्व क्या है? पाठ्य विषय का ज्ञान, यानी कि जो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर है। इस आलोचना के प्रमुख प्रतिपादक अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन है? लेविस मेरियम। ठीक है, इनके द्वारा जो है आलोचना की गई है किसकी? पोस्ट कॉप सिद्धांत की। और उन्हीं के द्वारा बोला गया है कि किसी भी प्रशासकीय अभिकरण यानी कि जो एजेंसी होती है उसके प्रभावशाली एवं
प्रज्ञावान जो प्रशासन है उसके लिए उससे संबंधित पाठ्य विषय यानी कि जो भी विषय है उसका गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत अनिवार्य होता है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके आलोचना से संबंधित। तो देखिए किसी भी चीज़ की पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव जरूर होगी। नेक्स्ट जो दृष्टिकोण देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ठीक है, लोक प्रशासन का आइडियोलॉजिस्टिक और वेलफेयर जो हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं वेलफेयर व्यू। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर बात करें तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, और ये एक प्रकार का आदर्शवादी दृष्टिकोण यहाँ पे माना जाता है। इस दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इस दृष्टिकोण के समर्थक जो राज्य होते हैं एवं जो लोक प्रशासन जो होते हैं उसमें काफ़ी अंतर एक प्रकार से माना जाता है, मतलब काफ़ी अंतर नहीं मानते यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम तो समर्थक राज्य और लोक प्रशासन है तो दोनों में यहाँ पे अंतर नहीं माना जाता, दोनों को यहाँ पे एक ही माना जाता है लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत। इनके मत के अनुसार अगर बात करें जो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है तो वर्तमान समय में जो राज्य है लोक कल्याणकारी है। ठीक है, अतः लोक प्रशासन भी एक प्रकार से लोक कल्याणकारी है, और जो दोनों हैं दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, जैसे जनहित तथा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना, ये दोनों का लक्ष्य होता है। और प्रशासन का मतलब जनता की सेवा करना और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलने देना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज जो है वर्तमान में लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन माना जाता है, महान साधन माना जाता है, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले जो सभी कार्य है उस तक फैला हुआ है। और जो एक विद्वान है एल.डी. वाइट, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, उनके द्वारा लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन उनके द्वारा माना गया है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो हमको देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, अध्ययन के क्षेत्र, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए। पहली चीज़ तो है प्रशासनिक एवं संगठनात्मक सिद्धांत का अध्ययन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसके अलावा सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन का अध्ययन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ पब्लिक पर्सनल्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी कर्मचारियों से संबंधित जो नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण से संबंधित पदस्थापना, ठीक है, उनके स्थानांतरण संबंधित ये भी काम किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर नेक्स्ट जो क्षेत्र है हमको देखने को मिलेगा सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का अध्ययन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन, तो इसके अंतर्गत क्या है, जो इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लास्ट हमको देखने को मिलता है, लास्ट जो क्षेत्र है सार्वजनिक अथवा लोक नीति का अध्ययन, या हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। फाइनली अगर बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हमको देखने मिलेगा, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, और समाजवादी व जन लोक कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की अगर बात करें तो इसमें हमको जो है सरकार के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। जैसे पोस्ट कॉप जो तकनीक हमने देखे हैं, 7 अक्षरों से मिलकर बनी थी पोस्ट कॉप, इसके द्वारा दर्शाई गई जो तकनीक है उसका भी अध्ययन किया जाता है, और मानवीय संबंधों का भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो लोक प्रशासन अगर बात करें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल जो प्रशासन है उसकी तकनीकों, एक प्रकार तकनीकों एवं विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको जो है अपना ध्यान उन मनुष्यों पर भी केंद्रित करना चाहिए जो कि उन तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग करते हैं और जो प्रशासनिक संगठनों में काम करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं किसके अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत। अब यहाँ अगर बात करें हम तो लोक प्रशासन में हमको जो है इसके महत्व को भी हम देख सकते हैं। लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का हम महत्व की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर बात करें सेकंड जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा जो है किसमें लोक प्रशासन का महत्व देखेंगे। तो वर्तमान में देखें तो लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व इसको माना जाता है। ठीक है, आधुनिक राज्य का जो कार्य क्षेत्र है बहुत विशाल या विस्तृत हो गया है और उसे काफ़ी एक प्रकार से नियोजित या नियोजन या प्लानिंग ढंग से कार्य करना पड़ रहा है। आधुनिक जो राज्य है, आधुनिक राज्य में जो विस्तृत कार्य है और जो योजनाएं होती है उसकी पूर्ति के लिए एक प्रकार से सुसंगठित, एक प्रकार से देखें तो विशाल और जो सकारात्मक रूप से उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता पड़ गई है। लोक कल्याणकारी राज्य के उदय ने जो है पुराने जो भी कानून व्यवस्था थी उसको एक प्रकार से सेकेंडरी लेवल पर रख दिया, यानी दूसरे नंबर पर उसको रख दिया है,
और राज्य पर सामाजिक सेवा और समाज के चारों ओर का जो विकास है, चारों ओर का जो नियोजन है, उसका विकास का दायित्व यहाँ पे लाद दिया गया है। परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है हमको, लोक प्रशासन का दायित्व जो है एक प्रकार से अधिक माना जा रहा है और उसका आकार काफ़ी विशाल हो गया है और उसका एक प्रकार से अगर देखें तो जनजीवन पर उसका प्रभाव काफ़ी पड़ने लगा है। कुछ विद्वान है, जैसे निग्रो है, एक विद्वान है, उनके अनुसार यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोक प्रशासन है, प्रशासकीय प्रक्रिया में लोक प्रशासन दोहरी भूमिका निभाता है। तो पहली हम देख सकते हैं, पहली भूमिका क्या निभाता है कि नीति निर्धारण के लिए वह आवश्यक सूचना और व्यावसायिक आधार देता है। ठीक है, कौन सा, लोक प्रशासन, निग्रो के अनुसार। और दूसरा जो है, दूसरा अगर बात करें तो वह नीतियों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में मदद करता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं लोक प्रशासन संबंधित। अब यहाँ देखिए लोक प्रशासन के महत्व में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आगे हम देखते जाएंगे। तो लोक प्रशासन में हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करें लोक प्रशासन का महत्व तो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछली शताब्दी की अगर बात करें तो पिछली शताब्दी में हमको पुलिस राज्य देखने को मिलता था। पुलिस राज्य मतलब जैसे ज़बरदस्ती कहाँ, मतलब जो है कोई कानून को मनमाना, यानी कि उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी सीमित था और एक प्रकार से इस व्यवस्था को कैसे बोला जाता है, निषेधात्मक, यानी कि इसको नेगेटिव जो है पॉइंट, नेगेटिव व्यवस्था के रूप में यहाँ देखा जाता है, नेगेटिव फंक्शन के रूप में देखा जा सकता है। राज्य जो है निषेधात्मक कार्य अगर बात करें तो न्याय प्रदान करना, शांति बनाए रखना, शांति बनाने के लिए एक प्रकार से शांति बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, वैध समझौते को लागू करना, इन सभी चीज़ों को यहाँ देखने को मिलता था, मतलब पुलिस राज्य इसको बोला जाता था। पर धीरे धीरे अगर देखें तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो है बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। तो जो पुलिस राज्य थी, पुलिस राज्य की अवधारणा यहाँ खत्म कर दी गई और उसके स्थान पर कौन सी अवधारणा आ गई, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसे हम सकारात्मक अवधारणा के रूप में जान सकते हैं। यानी कि पुलिस राज्य जो है नकारात्मक था और ये जो है एक प्रकार का कैसा है, सकारात्मक व्यवस्था के रूप में ये देखने को मिलता है। वर्तमान में राज्य के कार्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है और हमारे जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा होगा जहाँ पे इस प्रकार की जो चीज़ें हम उपयोग नहीं करते हैं। तो आधुनिक जो राज्य है, राज्य में अगर बात करें तो आधुनिक राज्य में हम देखें तो प्रशासकीय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्टेट होते हैं उसमें हम एक प्रकार से उसको ये कहा गया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या फिर प्रशासकीय राज्य उसको कहा गया है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें, व्यक्ति पैदा होता तो सबसे पहले उसका स्थान कहाँ होता है, झूले में। ठीक है, मतलब बचपन में जब चलते नहीं बनता तो झूले में रहता है। तो झूले से लेकर उसके मरने तक, यानी कि हम बात करें तो कब्र तक, तो झूले से लेकर कब्र तक अगर बात करें तो तब तक का जो जीवन है प्रत्येक मोड़ में उसको जो है लोक प्रशासन से संबंधित रहना पड़ता है व्यक्ति को, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। यानी प्रशासकीय राज्य के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं। तो लोक प्रशासन जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मतलब जन्म के पूर्व से उसमें रुचि लेने लगता है, उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसकी अभिरुचि बनाए रखता है। जैसे राज्य की नीतियों की बात करें तो राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित अगर बात करें तो राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने का जो उत्तरदायित्व है लोक प्रशासन पर ही होता है। राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम देख सकते हैं। कुछ परिभाषा हम देख लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेसर डॉनहम के अनुसार हम देखते हैं, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, प्रशासन का पतन होगा। ठीक है, मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही ये हमारी सभ्यता नष्ट हो सकती है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि अगर प्रशासन अच्छा होगा तो हमारी सभ्यता जैसे कि वैसे मतलब अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, इनके द्वारा ये बोला गया है। इसके अलावा आर्डवे जो टीड है, ये विद्वान है, इनके अनुसार बोला गया है लोक प्रशासन का नैतिक कार्य है और प्रशासक एवं नैतिक अभिकर्ता है। ठीक है, प्रशासक एवं नैतिक अभिकर्ता इसको बोला गया है। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 2 कार्यकाल तक उन्होंने रहा, तो उनके द्वारा भी कुछ बोला गया लोक प्रशासन के संबंध में। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का एक रक्षक मात्र ही नहीं परंतु वरन एक प्रकार से अगर बोलें तो सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का एक महान साधन इसको बोला गया है इनके द्वारा। हरमन फाइनर के द्वारा क्या बोला गया है, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विक्षत हो जाएगा। यानी कि लोक प्रशासन नहीं रहेगा तो राज्य की कोई अस्तित्व यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इनके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। इसके बाद हम देख सकते हैं लोक प्रशासन के विभिन्न प्रकार के हमको एक प्रकार से जो है क्या देखने को मिलते हैं, महत्व है। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है लोक प्रशासन के महत्व को समझाइए तो आप जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं और कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे देखिए लोक कल्याणकारी प्रशासन,
प्रशासकीय, राज्य की संकल्पना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन, सभ्यता का रक्षक, प्रशासन एक नैतिक कार्य। इसके अलावा देखें प्रशासन एक अनिवार्यता, नीति को व्यवहारिक रूप देना, इसके अलावा सामाजिक स्थिरता में योगदान या फिर समाज का प्रेरणा स्रोत। फिर आपातकालीन एवं युद्धकालीन सेवा, इसके अलावा प्रशासन सर्वाधिक महत्व हासिल करता विषय। इसके अलावा जो दो बड़े टॉपिक है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन और लोकतंत्र में लोक प्रशासन, ये चीज़ें हम देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आता है 200 शब्दों में लोक प्रशासन के महत्व को समझाइए, ठीक है, तो आपको इंट्रो में लिख देना है, ठीक है, मतलब कि भूमिका बनाना है। फिर बॉडी में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ जो है आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दीजिए या आप सिंपल लिख दीजिए और उनको डिस्क्राइब कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो आपका जो है आंसर पूरा 200 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो लोक प्रशासन का हमने महत्व काफ़ी देखे, यानी आधुनिक युग में प्रशासन की बढ़ती गतिविधियों ने ना एक प्रकार से गतिविधियाँ ना इसका महत्व एक प्रकार से अगर देखें तो एक शास्त्र और क्रिया दोनों के रूप में बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा विकसित होते समाज जो भी है एक अनिवार्य आवश्यकता सुव्यवस्थित प्रशासन और उसमें निरंतर वृद्धि की होती है, मतलब लोक प्रशासन की जरूरत जो है हर जगह देखने को मिलती है। एक तो जो विकसित समाज है और विकासशील समाज दोनों में देखने को मिलती है। वर्तमान में राज्य की अगर बात करें तो लोक प्रशासन के महत्व में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोक प्रशासन प्रत्येक राज्य का एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है और कुछ विद्वानों ने भी इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कही है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे एक एक करके सारी जो कैटेगरी है उनको थोड़ी थोड़ी यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोक कल्याणकारी प्रशासन की। तो जैसे आज अगर बात करें हम वर्तमान में, तो वर्तमान का जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है और उसने अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो नागरिक है, सिंपल सी बात है, जो लोक प्रशासन है वो किसको लेकर फोकस करेगा, पब्लिक को लेकर। तो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उन्हें विस्तृत सुख सुविधा प्रदान करने के लिए अपना विस्तार और हस्तक्षेप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर लिया है। राज्य अपने उन दायित्वों की पूर्ति एक प्रकार से वैसी ही भावना से ग्रस्त प्रशासन के माध्यम से ही कर सकता है। अतः अगर बात करें हम तो लोक प्रशासन जो होता है लोक कल्याणकारी प्रशासन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। वर्तमान जो राज्य है लोक कल्याणकारी प्रशासन या लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ पे हम बोल सकते हैं। दूसरा हमको देखने को मिलता है प्रशासकीय राज्य की संकल्पना। तो देखिए लोक कल्याण की जो अवधारणा है उसने जो है पुलिस जो राज्य है उसकी प्रशासकीय राज्य में एक प्रकार से बदल, यानी पहले क्या है, पहले आपको पुलिस राज्य देखने को मिलता था, ठीक है, परंतु बाद में जो है उसको हमको लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होता हुआ वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें देखने मिलती, मतलब पहले पुलिस वाले जो लोक प्रशासन है उसने क्या करा है, पुलिस व्यवस्था को लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करने में काफ़ी भूमिका निभाई है। प्रशासकीय जो राज्य है उसको उसमें परिवर्तित करने में काफ़ी भूमिका निभाई है। मनुष्य की देखभाल एक प्रकार से जो एक आया आपने सुने होंगे, ठीक है, एक हमारी माता जी होती है, मम्मी होती है, ठीक है, हालांकि मम्मी ना बोले तो अच्छा है, ठीक है, माता जी होती है। तो माता जी एक देखभाल करती है, माता जी के अब्सेंट में एक आया जो होती है वो देखभाल करती है। तो मनुष्य की देखभाल एक आया की भांति करने के जो राज्य के उद्देश्य है उसने प्रशासन को एक समग्र जीवन की प्रत्येक गतिविधि अवस्था तथा उस तक विस्तृत कर दिया है। यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी देखभाल, यानी कि टीकाकरण, अन्य जो स्वास्थ्य जांच है उससे लेकर उसे जो है सुरक्षित प्रसव, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने तक लोक प्रशासन पग पग पर जो है मानव को साथ देता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रशासकीय राज्य की संकल्पना का जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन से ही आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तन का साधन, हम इसको बोल सकते हैं। किसको, लोक प्रशासन को हम इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर देखें नेक्स्ट, देखिए हम जो है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो अनेक जो राष्ट्र है उसमें हम अगर बात करें सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन है, जो उसकी असमानता की जो खाई है वो काफ़ी गहरी देखने को मिलती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी काफ़ी एक प्रकार से विकासशील देश है भारत। तो भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने जो है एक प्रकार से भुखमरी, बेकारी यानी बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्या है उसको गंभीर बना रखा है। वहीं सामाजिक रूप से ऊंच नीच, छुआछूत की जो भावनाएं हैं, बहुत सारी जो एक प्रकार से हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्षता वहाँ अपनाया गया, परंतु फिर भी इसके विरोध में यहाँ देखने को मिलती है सारी चीज़ें। तो इन सभी जो गलत भावनाएं इनसे जकड़ रखा है। तो राज्य द्वारा इनको मिटाने के लिए संवैधानिक संकल्पनों, नीति से संबंधित जो भी है एक प्रकार से, तो वो सारी चीज़ों का काम यहाँ पे लोक प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो लोक प्रशासन इस प्रकार की जो खाई है उसको मिटाने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। जैसे एक विद्वान के द्वारा बोला गया था कि अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो हम समझ लीजिए वो लोक प्रशासन के पतन के कारण होगी। तो यहाँ पे सभ्यता का रक्षक भी किसको बोला जाता है, लोक प्रशासन को। इन्हीं के एक वैज्ञानिक है डोनहम, ठीक है, विद्वान हम बोल सकते हैं। इन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि देखिए, इन्होंने ही कहा था कि अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो ये किसके कारण होगी, लोक प्रशासन के पतन के कारण होगी।
और आधुनिक खोज ने जहां जनता को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई है, वहीं अगर बात करें अराजक असंतोषी समाज जो विरोधी है उसके हाथों में भी तोड़ फोड़ के साधन भी दे दिए हैं, और इनसे जो है समाज की सुरक्षा का दायित्व प्रशासकों पर ही हमको देखने को मिलता है। इसके बाद प्रशासन जो है एक नैतिक कार्य के रूप में देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए आधुनिक जो दुष्प्रकार, एक प्रकार से गलत प्रकार की जो वृत्तियाँ है, दुष्प्रवृत्तियाँ हम बोलते हैं, सभ्यता को रौंद रही है, समाज में एक प्रकार से व्यभिचार एक प्रकार से आदि को बढ़ावा दे रही है, और समाज जो है नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में हमको प्रशासन को ही एक प्रकार से राज्य निर्देश अनुसार समाज में एक प्रकार से नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है, अनैतिकता को नियंत्रित करना है और सभ्यता को सुरक्षित रखना है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक वैज्ञानिक है, एक विद्वान है, टीड नाम के विद्वान है, इन्होंने प्रशासन को नैतिक कार्य और प्रशासक को नैतिक अभिकर्ता की श्रेणी में माना है। ठीक है, किन्होंने? टीड नाम के एक विद्वान ने। फिर बात करें प्रशासन एक अनिवार्यता के रूप में देखें तो जनता के लिए नीति का निर्माण एक प्रकार से राजनीतिज्ञ करते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? जनता के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, और लेकिन इनको अमल में लाने का काम कौन करता है? प्रशासन करेगा। यानी प्रशासन जब सक्रिय नहीं रहेगा तब तक यहाँ नीतियों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। एक हरमन फाइनर नाम के एक विद्वान है, उनके द्वारा कहा गया है कि किसी देश का संविधान कितना ही श्रेष्ठ हो, मंत्रीगण कितने ही योग्य क्यों ना हो, बिना दक्ष प्रशासकों के शासन सफल नहीं हो सकता। ये कहा गया है किसके द्वारा? हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया है। हरमन फाइनर एक विद्वान है, प्रशासन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। फिर देखें तो हमको देखिए नेक्स्ट देखने को मिलता है नीति को व्यवहारिक रूप देना, यानी कि एक सैद्धांतिक रूप होता है, पुस्तकों में लिखा है यानी कि सैद्धांतिक रूप है, और अगर वो उसको एग्जीक्यूटिव वे में ले आए तो वो एक प्रकार से व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे नीतियों का व्यवहारिक रूप देना किसका काम होता है? लोक प्रशासन का। तो व्यवस्थापिका जो नीति बनाती है एक प्रकार से मोटा मसौदा बना देती है, और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने का काम प्रशासन का होता है, जो कि जनता के संपर्क में रहता है और सामाजिक आवश्यकता आदि से भलीभांति परिचित होता है। फिर देखें सामाजिक स्थिरता की अगर बात करें तो सामाजिक स्थिरता में जो है योगदान समाज का प्रेरणा स्रोत हमको देखने को मिलता है। परिवर्तनशील जो सामाजिक जीवन में एक प्रकार से देखें तो पुराने और नए मूल्यों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके कारण? उचित समन्वय जो है प्रशासन के कारण ही हमको देखने को मिलता है, लोक प्रशासन के कारण। वह सामाजिक प्रगति के स्वस्थ तत्वों को प्रोत्साहित कर आर्थिक सामाजिक जो उन्नति है उसकी बाधाओं को दूर करके सामाजिक स्थायित्व का आधार प्रदान करता है। कौन? लोक प्रशासन। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आपातकालीन स्थिति या युद्धकालीन सेवा के समय अगर देखें हम तो देखिए युद्धकालीन परिस्थितियों में लोक प्रशासन जो है संपूर्ण जनशक्ति, देश के संसाधन आदि का एक प्रकार से क्या करता है? यहाँ पे संगठन देखने को मिलता है, साथ में हमको निर्देशन। जैसे हमने पोस्ट कॉप सिद्धांत पढ़े थे, लूथर गोलिक के द्वारा दिया गया है, तो उसके संबंध में ये सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। ये जो लोक प्रशासन है देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण को ऐसे समय में सुचारू रूप से बनाए रखने में काफ़ी योगदान देता है आपातकालीन युद्धकालीन सेवा के समय। फिर देखें तो देखिए सर्वाधिक महत्व हासिल करता विषय एक प्रकार से देखें तो यहाँ देख सकते देखिए जो लोक प्रशासन है, यानी जिस प्रकार अगर बात करें जिस प्रकार से समाज में तीव्र परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार प्रशासन में भी काफ़ी बदलाव हो रहा है या फिर उसको बदलना पड़ रहा है। इसके संगठन जो है कार्यों में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। बस परिणाम स्वरूप अगर देखें तो जो प्रशासन है प्रशासन को बदलती परिस्थिति के अनुसार रूपांतरित होना जरूरी माना जाता है। अतः उसका अध्ययन जो है विश्लेषण एक प्रकार से प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। यदि शासन प्रबंध के स्वरूप से ध्यान हट गया, ठीक है, तो समाज और राज्य एकदम से उसकी जो नींव है वो गायब हो जाएगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें हमने देखे हैं प्रशासन के महत्व, लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित। कुछ बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं विस्तार के रूप में। लोक प्रशासन जो है लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ हमको विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ बात करें हम तो जो आधुनिक राज्य है, आधुनिक राज्य जो है लोक कल्याणकारी है और यह ऐसे स्वरूप की तरफ एक प्रकार से उन्मुख है या अग्रसर है। अर्थात अगर बात करें उन्होंने जो है अपना जो लक्ष्य है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए बना लिया है। यानी कि एक प्रकार से इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण की तरफ अपना जो है रुख कर लिया है। लोक प्रशासन की अगर बात करें लोक कल्याणकारी राज्य में हम बिना संदेह के बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको कोई संदेह नहीं इस बात पर कि व्यक्ति और समाज का कल्याण करने के लिए राज्यों के पास कोई एक प्रकार से अलादीन का चिराग नहीं है और इसके लिए उन्हें जो है अपने प्रशासन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? मानव मात्र को संपूर्ण सुख सुविधाएं, यानी कि फिर से फोकस हो गया है मानव की तरफ। मानव को क्या करना? संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधाओं से एक प्रकार से परिपूर्ण करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, उन्हें यह एहसास कराना कि उनके हर कदम पर राज्य सहायता हेतु उपलब्ध है
और इसके साथ ही कुछ विद्वानों ने भी इसके संबंध में कहा है, जैसे प्रोफेसर कैंट है। प्रोफेसर कैंट के द्वारा क्या कहा गया है, एक कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिकों को विस्तृत सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये एक विद्वान है, इनके द्वारा ये चीज़ें कही गई है। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा भी कहा गया है कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके मूल आधार क्या है, सबके लिए समान अवसर, अमीर गरीब के अंतर को मिटाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो हम संक्षेप में अगर बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसने वे सब गतिविधियां अपने लिए स्वीकार की है जिनका संबंध जनता के सभी पक्ष के समान उत्थान और प्रगति से है। और ये जो लोक कल्याणकारी गतिविधियां है विविध सामाजिक आर्थिक पक्षों से विस्तृत रूप से संबंधित होती है, जैसा कि भारतीय संविधान में हम देख सकते हैं, डीपीएसपी में हमको देखने को मिलेगा, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको देखने को मिलेगा, जनता को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ऐसे राज्यों का पहला लक्ष्य माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमको शिक्षा देखने को मिलती है, उसके बाद अगर देखें तो हमको स्वास्थ्य देखने को मिलता है, दूसरा हमको रोजगार देखने को मिलता है, परिवहन, पेयजल प्रत्येक नागरिक की पहुंच तक यहाँ होना चाहिए, इसके प्रयत्न जो है राज्य करता है। समाज के वंचित तबके के लिए विशेष योजनाएं यहाँ बनाता है। और इसके अलावा देखें तो जो निःशक्त होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, उस पर भी विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, प्रत्येक मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक जो आपदा होती है उसके समय प्रभावितों को मदद करना होता है। ठीक है, तो ऐसे सभी जो सहयोगात्मक रवैया है कौन अपनाता है, लोक प्रशासन यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसे दृष्टिकोण के चलते अगर देखें तो राज्य के जो क्रियाकलाप है उसका अत्यधिक विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। इन्हें अंजाम देने वाले जो तत्व है इसके रूप में लोक प्रशासन पर इन कार्यों के साथ उम्मीदों का बोझ भी अत्यधिक बढ़ जाता है और उसके आकार के साथ कार्यकुशलता में भी जो वृद्धि है इन दायित्वों की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखे थे लोक प्रशासन जो है बच्चे के जन्म से लेकर उसके मरने तक यहाँ जो है उसमें अभिरुचि बनाए रखता है। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है जो लोकतंत्र है उसमें लोक प्रशासन कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा वोट दिया जाता है और जो प्रशासक होता है वहाँ पर जाकर मतलब जो है नीतियों को बनाता है, उनको क्रियान्वयन करता है। तो जनता के द्वारा चुना गया जो भी व्यक्ति होता है उसको हम एक प्रकार से यहाँ देखें जनता चुनकर जिसको भेजती है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र से संबंधित हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पीछे के लेक्चर में, आप देख सकते हैं उनको जाकर। लोकतंत्र जो है आज के विश्व में सर्वाधिक प्रचलित शासन प्रणाली है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली हम बोल सकते हैं वर्तमान में। किसको? लोकतंत्र को। अमेरिका की बात करें, अमेरिका मतलब जो यूएसए है, ठीक है, और जो यूरोप है, यूरोप में हम देख सकते हैं पश्चिमी यूरोप की बात करें तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश है उसमें यह काफ़ी समय से कार्यरत है। और यह अगर देखें तो इसका प्रचार प्रसार तृतीय विश्व युद्ध के अनेक देशों में तृतीय विश्व युद्ध नहीं है, तृतीय जो विश्व है, ठीक है, तीसरा विश्व मतलब एक प्रकार से देखें एक तो पहली कंट्री मानी जाती थी जैसे यूएसए का अगर बात करें, दूसरी दुनिया के देश मतलब जो रूस है, और तीसरी दुनिया के देश मतलब हमारे भारत और अन्य जो उपनिवेशिक जो भी राज्य थे उनको हम बोल सकते हैं तृतीय विश्व के अनेक देश। तो यहाँ देख सकते हैं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक संपूर्ण परिभाषा बनी हुई है यहाँ पर। लोकतंत्र के प्रमुख यहाँ पर लक्षण अगर बात करें तो देखिए जनता जो होती है, जनता एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा देश की जो नीतियाँ है उनका निर्धारण करना, जनता से शासक वर्ग का जो है संबंध। इसके अलावा देखें तो जनता जो है सर्वोपरि है, ना कि शासक वर्ग। जनता को यहाँ सर्वोपरि माना गया है। जनता को अपनी पसंद नापसंद व्यक्ति का अधिकार है उसके अनुसार वो वोट दे सकती है और व्यक्ति को चुन सकती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली एक प्रकार से खुली प्रणाली या फिर एक प्रकार से हम व्यवस्था बोल सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में प्रशासन का जो है लोकतांत्रिक स्वरूप एक अनिवार्य जरूरत हो जाता है। व्यवहार में ऐसा हो ही नहीं, एक प्रकार से निश्चित तो नहीं है। भारत में जो स्वतंत्रता है उसके पश्चात लोकतांत्रिक जो सरकार है वो गठित हुई है, लेकिन उसे जो प्रशासन मिला है वो लोकतांत्रिक अनुभवों वाला नहीं था। तथा आज की डेट में अगर बात करें तो आज हमको जो है उसका अधिनायकवादी गैर लोकतांत्रिक जो चरित्र है मतलब विवादग्रस्त चर्चा का विषय बन जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हमको वर्तमान में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि राजनीतिक निर्देशन और उत्तरदायित्व है। और इसका सीधा अर्थ क्या है कि यह एक प्रकार से प्रशासकों को मंत्रियों की इच्छानुसार कार्य करना तथा अपने कार्यों के लिए वह मंत्रियों के माध्यम से ही व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। पारदर्शिता भी एक प्रकार से प्रशासन की मुख्य विशेषता मानी जाती है। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। जैसे
आप इसका उदाहरण जो है आरटीआई से ले सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से, जिसमें मतलब जिस भी प्रकार की जानकारी हमको प्रशासन से संबंधित चाहिए जनता के द्वारा आवेदन लगा दिया जाता है और आरटीआई से संबंधित जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जनता को इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करे। ठीक है, और इस हेतु भारत जैसे अनेक जो लोकतांत्रिक देश है उन्होंने नियोजन जैसी जो समाजवादी पद्धति वो अपनाई है, और यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है लोकतंत्र से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमने यहाँ देखें। तो हम महत्व के अंतर्गत जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं? निष्कर्ष को लिखने के लिए हम देख सकते हैं, देखिए लोक प्रशासन जो है अपनी जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं उसके बावजूद भी आधुनिक समाज का केंद्र बना हुआ है। यानी कि कमी तो होती है, ठीक है, परंतु फिर भी वो एक प्रकार से केंद्र बिंदु बना हुआ है वर्तमान जो समाज है उसमें। और यदि हम कमियों की बात करें तो यदि उसमें कमियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए चिंतन किया जा रहा है। मतलब जो भी कमियां हैं उसमें जो भी अच्छाई है तो उन्हें एक प्रकार से नया रूप दिया जा रहा है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है ग्लेडन, ठीक है, ग्लेडन नाम के एक व्यक्ति है, विद्वान है, इनके द्वारा कहा गया है कि हम चाहे या ना चाहे लोक प्रशासन अब एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यदि हम सोचते हैं कि इसका विस्तार अधिक हो गया है तो इसे सीमित करने के लिए अध्ययन करना होगा। ठीक है, यदि इसे सामाजिक कल्याण है, सामाजिक कल्याण का एक साधन समझते हैं तो इसका अध्ययन इसलिए करना होगा कि इसे अधिक क्षमतावान बना सकें। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोक प्रशासन जो होता है प्रत्येक नागरिक के अध्ययन चिंतन मनन का विषय बन गया है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है लोक प्रशासन से संबंधित, मतलब उसके महत्व से संबंधित। तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पढ़ ली है, एक बार जो है फिर से रिव्यू मार लेते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं अभी इस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है अंतर देखा था, अंतर से हमने यहाँ पे शुरुआत करे थे। मतलब एक तो जो है हमने लोक प्रशासन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप कुछ सोनी हो रहा है, तो लोक प्रशासन और प्रशासन में हमने अंतर देखें। फिर प्रशासन एवं प्रबंध में संबंध देखें दोनों में, हालांकि दोनों एक से पर्यायवाची समझ में आते हैं परंतु काफ़ी वहाँ अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रशासन जो है ब्रॉडर व्यू देखने को मिलता है, यानी कि व्यापक क्षेत्र इसका होता है, और उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है प्रबंध का, जो कि इसके अंतर्गत शामिल होता है प्रशासन के अंतर्गत। फिर देख सकते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में हमने 4 क्षेत्र देखे हैं। व्यापक दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंग शामिल किए जाते हैं, संकुचित दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका शामिल की जाती है, पोस्ट कॉप, इनमें सभी जो है आज की डेट में वर्तमान में जो भी प्रशासन है उसके अंतर्गत ये तकनीक या ये सिद्धांत उपयोग किया जाता है। लूथर गुलिक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। फिर हम देख सकते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, तो वर्तमान जो राज्य है वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब अभी भी इसी पैटर्न में हमको देखने को मिलेंगे लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से। अध्ययन के 5 क्षेत्र हमने देखे थे। 5 क्षेत्र कौन कौन से? प्रशासनिक अथवा संगठनात्मक सिद्धांत जो है, उसके अलावा सार्वजनिक कार्मिक यानी कर्मचारी संबंधित, फिर वित्तीय संबंधित, फिर तुलनात्मक रूप से देखें, फिर उसके बाद हमने लोक नीति और सार्वजनिक जो है उसके संबंध में देखें। इसके बाद हमने लोक प्रशासन का जो महत्व है उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें जाने, ठीक है, जो परिभाषा है उसकी वो भी हमने देखें, और किस किस प्रकार से जो उसकी जो है महत्व है वो हमने इस प्रकार देखें। तो इस प्रकार आप जो है सारे यहाँ पे जो है आंसर लिखने में अपनी जो है काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ बताया आपको, तो इस प्रकार से आप चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा, विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, यानी कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 2nd नंबर का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा प्रबंध और प्रशासन के अंतर्गत। तो आप देखिए यहाँ पे जो है टेलीग्राम में आप एक प्रकार से जो ग्रुप है और जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए। अगर आप अपनी तैयारी को मतलब एक प्रकार से सही रूप देना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको चर्चा परिचर्चा या डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको उत्तर लेखन से संबंधित जो ग्रुप है टेलीग्राम में वो भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उत्तर लिखकर जो है अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हैं, और हमारे द्वारा उसका रिव्यू भी किया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब 1 यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर अवश्य करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आपके जैसे ही दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। और कुछ कमी है लेक्चर में, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको आवश्यक रूप से फॉलो किया जाएगा अगर सही होगा तो, ठीक है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।